हेलो बच्चों, कैसे हो? मजे में? मैं सत्यम सर। आज हम लोग एक नए प्लेटफॉर्म पर हम लोगों ने शुरुआत करना है आज। तो आज 19 अक्टूबर से, जैसा कि कल आपको 18 अक्टूबर को 11 बजे लाइव आके मैंने बता दिया था, तो हम लोग यहाँ पर शाम 6 बजे से आपसे मिलेंगे डेली, और ये लाइव का सिलसिला कंटिन्यू रहेगा। हम लोग इस चैनल पे आज केमिस्ट्री का ठोस अवस्था यानी कि जितने चैप्टर हैं केमिस्ट्री का, उसका चैप्टर वाइज हम लोग यहाँ क्या करेंगे, जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। और जो मेरा चैनल है रिजल्ट किंग के नाम से, वहां पर हम लोग एटम बम बैच यानी कि वहां क्वेश्चन बैंक को सॉल्व हम लोग आराम से कर रहे हैं। आप लोग उस चैनल को विजिट कर सकते हैं। और जो भी बच्चे हैं, आप उसको इस चैनल पे ज्यादा से ज्यादा जोड़िए एसईएस ऑनलाइन में, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा जो चैप्टर मिस हो गया है उसको एक आप जल्दी से क्विक रिवीजन को आप पूरा कर अच्छा कंसेप्ट को पा सकें। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग के पास मैं जीरो से स्टार्ट कर देता हूँ। बहुत बच्चों का व्हाट्सएप मैसेज भी आया था, कॉल भी आया कि सर कल 11 बजे हम लोग ज्वाइन नहीं हो पाए थे, अचानक से प्रोग्राम बना था और बहुत बच्चों का क्लास भी रहता है। तो आज मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है। तो हम लोगों का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो या कह लीजिए इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, एक ही आपका फुल डिस्क्रिप्शन चैप्टर होगा। ठीक, इसमें आपका है ठोस अवस्था। ठीक है, जो चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट। पहला इंट्रोडक्शन है, फिर ठोस के प्रकार को पढ़ेंगे, फिर एकक कोष्टिका है, एकक कोष्टिका के प्रकार है, फिर क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार है, फिर 3D क्रिस्टलीय जालक क्या होता है उसके बारे में, फिर 7 क्रिस्टल सिस्टम है, उसके बाद समीपस्थ दूरी, संकुलन क्षमता और घनत्व की गणना हम कैसे करते हैं, उपसंयोजन संख्या, ठोस में अणु या परमाणु की अवस्था क्या है, 2D निविड संकुलन और 3D निविड संकुलन यानी कि 2D क्लोज पैकिंग और 3D क्लोज पैकिंग क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। रिक्त स्थान यानी वॉइड, और 2D एंड 3D दोनों में पढ़ेंगे वॉइड के बारे में। फिर है आपका विद्युतीय गुण है, क्रिस्टलीय दोष है, चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोस के प्रकार है, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है। ये आपका जो मेन आपका क्या है, ये टॉपिक है जिसको हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, एक तरह से फुल चैप्टर एनालिसिस है और ये बहुत ही क्विक एनालिसिस होगा। जितना देर लगता है उससे हम लोग बहुत कम समय में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है इंट्रोडक्शन क्या है, आधुनिक एवं तकनीकी सिद्धांतों के आधार पर ठोस पदार्थ की संरचना और संकुलन अवस्था में अनेक प्रकार के वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया, और उसके अन्वेषण के अध्ययन को रसायन विज्ञान की शाखा में ठोस अवस्था रसायन कहा जाता है, यानी कि सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। इस सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में हम लोग ठोस अवस्था वाले जो भी तत्व या यौगिक हैं उनका अध्ययन करते हैं। अब लोग अब आप कहिएगा कि सर ठोस अवस्था में क्या अध्ययन करना, तो ठोस अवस्था में बाबू जो भी ठोस अवस्था होते हैं वो त्रिविमीय संरचना में होते हैं। आपने जो 2D देखा और 3D देखा, दोनों में अंतर होता है। 3D यानी कि जो आप मुझे देख रहे हैं वो मैं 3D हूँ, इसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और जो मैंने बोर्ड पर लिख दिया कुछ भी, ये हो गया 2D। ठीक, तो उसके अंदर बहुत सारे रिसर्च होते हैं उसके स्ट्रक्चर को लेके, मॉलिक्यूल्स के फेनोमेनन को लेकर, फिर जाकर के एक अच्छा थ्योरी बनता है सॉलिड स्टेट का। ठीक है, और इसी के आधार पे बहुत प्रकार के ठोस अवस्था के भी प्रकार हो जाते हैं। ठीक है, अलग अलग, जैसे चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोस के अलग अलग प्रकार हैं, विद्युतीय गुणों के आधार पर अलग है, आणविकता के आधार पर अलग है, यानी कि अणु की व्यवस्था और रासायनिक बंधन के आधार पर भी ठोस के प्रकार है। ये तीनों मुख्य प्रकारों को हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, चलिए आगे आते हैं कि ठोस किसे कहते हैं। अब ठोस किसे कहते हैं सबको पता है। ठीक है, नहीं पता है ऐसा नहीं हो सकता, बस थोड़ा कंफ्यूजन होगा। ठोस हम वैसे पदार्थ को बोलते हैं जिसमें अणु, परमाणु या आयन जो होते हैं, वो उसके अणुओं के मध्य जो अंतराण्विक दूरी होती है वो बहुत ही न्यूनतम होती है, या कहिए कि ना के बराबर होती है। ठीक है, अब यहाँ पे अंतराण्विक दूरी कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये जो दूरी है, ये दूरी आपकी न्यूनतम है। कैसी दूरी है? न्यूनतम दूरी है, मतलब 0 के बराबर है। न्यूनतम दूरी होने के कारण से अणु के मध्य, दोनों अणुओं के मध्य आकर्षण बल लगता है। ठीक है, आकर्षण बल ऐसे भी लगता है आकर्षण बल, लेकिन इसमें अत्यधिक यानी सर्वाधिक लगता है। अब आप बोलिएगा कि सर ये सिद्धांत कहां से आया? ये एक थ्योरी है फिजिक्स की जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ फोर्स, यानी कि बल का सार्वभौमिक नियम है, न्यूटन के द्वारा दिया गया है। इस सिद्धांत में न्यूटन ने ये कहा था, खैर फिजिक्स वाले सर हमसे ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन करेंगे, बट
मैं अगर कोई त्रुटि हो जाए या कोई डिफेक्ट रहे तो इसको मेंशन करेंगे। तो इसका एक बहुत अच्छा सिद्धांत है कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उस दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तथा उस दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, तो इसी सिद्धांत को यूनिवर्सल लॉ ऑफ फोर्स, तो इसी को कहा गया F समानुपाती m इंटू m1 इंटू m2 और समानुपाती 1/r²। मतलब अगर दो अणु ले रहा हूं, इसी थ्योरी को फिजिक्स में भी लागू किया गया कि दो अणु है, दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर r है और इसका मास अगर m1 m2 है तो उसके बीच में जो लगने वाला जो फोर्स होगा वो उसका जो थ्योरी है वो ये थ्योरी निकलता है। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या है, इसी थ्योरी को लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ कहा गया F समानुपाती 1/r², यानी कि F समानुपाती 1/r का एक रिलेशन है। ये रिलेशन क्या हुआ कि अगर आपकी दूरी अगर अधिक होगी तो फोर्स कम होगा, और अगर आपकी दूरी अगर कम है तो फोर्स अधिक होगा, यानी कि दूरी कम तो फोर्स अधिक, और अगर दूरी अधिक तो फोर्स कम। इसी यूनिवर्सल थ्योरी को यहाँ केमिस्ट्री में लाया गया और ठोस का एक परिभाषा बना। क्या बना ठोस का परिभाषा कि किन्हीं भी वैसे पदार्थ जिनके अणुओं के मध्य अंतराण्विक दूरी न्यूनतम तथा उनके मध्य लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल अधिकतम होता है, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग ठोस कहते हैं। इसी प्रकार का डिफिनेशन अन्य पदार्थों के लिए भी लागू किया गया, जैसे गैस और द्रव में, कि जैसे गैस की परिभाषा क्या हो जाएगी, वैसे पदार्थ जिनके अंतराण्विक आकर्षण बल न्यूनतम तथा अंतराण्विक दूरी अत्यधिक होती है, इसलिए वैसे पदार्थ को गैस कहते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग ठोस पढ़ रहे हैं तो ठोस की परिभाषा को ही पढ़ेंगे, ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है। तो वैसे पदार्थ जिनके अणुओं के मध्य दूरी न्यूनतम तथा अंतराण्विक आकर्षण बल अधिकतम होता है, वैसे हाँ ठीक है, जिस कारण अणुओं के पास प्रबलता से जुड़े होते हैं क्योंकि अंतराण्विक आकर्षण बल अधिक है, ऐसे पदार्थ को हम लोग ठोस कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं कि ठोस का गुण क्या है। ठोस का आप लोगों ने बहुत सारे गुणों को पढ़ा होगा। जिस बच्चों को नोट्स चाहिए तो वेट करें, चैप्टर के खत्म होने के बाद मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। चैप्टर के बीच में अगर मैं नोट्स देता हूं तो शायद आप मेरी क्लास अटेंड ना करें, और भी रीजन है क्योंकि आपके पास नोट्स पहले से भी अवेलेबल है, तो आप फिर से उस चीजों को समझने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए आगे आते हैं कि ठोस का गुण क्या क्या है। ठोस का गुण है पहला, इनका आकार एवं आयतन। देखिए एक बात आप याद रखिएगा, किसी भी हम लोग गुण की बात करेंगे तो ठोस का जो फंडामेंटल थ्योरी है उसको हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अणुओं के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है सॉलिड मॉलिक्यूल्स में बहुत ज्यादा है और वो उसको पकड़ के रखे हुए। बस आप इतना बात सिर्फ अगर आप रखे हुए हैं सोचकर तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे सोशलिज्म पे भी लागू होता है, अगर किन्हीं बच्चों को अगर किसी का डर है या किसी आकर्षण बल से वो बंधे हुए हैं, किसी का बल है वो माता पिता का हो या भाई बहन का डर हो या फिर बॉयफ्रेंड का ही डर हो या गर्लफ्रेंड का ही डर हो, किसी भी डर से अगर वो जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं वो भटकेंगे नहीं, इधर उधर मॉलिक्यूल्स नहीं जाएगा, एक साथ जुड़े रहेंगे और एक निश्चित व्यवस्था में रहेंगे। ठीक है, तो आयतन एवं आकार निश्चित होता है, इनमें दृढ़ता होती है, यानी ये कठोर होते हैं। क्यों कठोर होते हैं? एक ही रीजन है कि इसके अणुओं के बीच जो है बहुत ज्यादा प्रबलता होती है। ठोस असंपीडीय होते हैं। संपीडीय मतलब होता है इनकम्प्रेसिबल, मतलब हम इसको दबा नहीं सकते। ये जैसे ठोस है तो इसको हम ऐसे नहीं दबा सकते, इसके लिए हमको अलग से बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। लेकिन एक पानी की बोतल है, हम लोग उसको दबाते हैं लेकिन थोड़ा ज्यादा फोर्स से, ठीक है, हल्का फोर्स लगता है, दाब थोड़ा कम लगता है। लेकिन वही अगर हम गैस है तो उसको हम लोग आसानी से दबा देते हैं क्योंकि इसमें अंदर हवा है, गैस है और गैस के बीच में अणुओं के बीच में अंतराण्विक आकर्षण बल न्यूनतम है इसलिए। विसरण नहीं होता, विसरण बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब होता है मिलना फैलना। बिना गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का पालन करते हुए अगर कोई पदार्थ आपस में मिल रहा है तो इस पद्धति को हम लोग बोलते हैं, इस पैटर्न को बोलते हैं हम लोग विसरण, डिफ्यूजन। 11th क्लास के गैसीय अवस्था वाले चैप्टर में सर ने आपको पढ़ाया होगा। ठीक है, ठीक है, विसरण समझ में आया। तो ठोस के जो अणु हैं वो आपस में दूसरे ठोस के अणुओं के साथ विसरित नहीं होते। जैसे आप अगर यहाँ मैगी बन रहा हो तो आपको बहुत दूर से पता चल जाता है कि मेरा दोस्त के रूम पे
मैगी बन रहा है, अब पहुंच रहे हैं, या कहीं अगर बत्ती जल रही हो तो बहुत, या फिर जैसे कोई दो मॉलिक्यूल्स को मिलाना है, जैसे लिक्विड मॉलिक्यूल्स को, जैसे दो कलर हैं, आप उसको आपस में पानी में ऐसे मिला देते हैं, माज एल्कोहल में वाटर सबसे पॉपुलर है आप लोगों का। ठीक, चलिए आगे आते हैं। इनका घनत्व अत्यधिक होता है। घनत्व अत्यधिक सबसे पहले समझना होगा घनत्व क्या है। घनत्व हम बोलते हैं किसी एक समान क्षेत्रफल में कितने मॉलिक्यूल्स को रखा गया है। जैसे कहते हैं दिल्ली का 1 वर्ग किलोमीटर में का जो घनत्व है वो बहुत ज्यादा, यानी कि वहां 1 वर्ग किलोमीटर में लाखों लोग रहते हैं। ठीक है, तो इस कारण से वहां पे एक जगह पे बहुत ज्यादा घनत्व है, जनसंख्या घनत्व वहां बहुत ज्यादा है। तो इसका थ्योरी वही है कि अगर मैं बात करता हूं, जैसे ये एक समान आकार का मैं अगर टुकड़ा ले लूं, अब ये मान लीजिए गैस है, ये द्रव है, ये ठोस है। अब आप बताइए कि किसमें ज्यादा से ज्यादा अणु रहेगा। गैस में कम रहते हैं क्योंकि इनके बीच में अंतराण्विक दूरी ज्यादा है। द्रव में थोड़ा इससे ज्यादा रहेगा क्योंकि इनमें अंतराण्विक दूरी थोड़ी कम है। ठीक है, लेकिन इसमें अंतराण्विक दूरी न्यूनतम है, इसमें ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स आके रहने लगेगा। आप ही बताइए कि अणुओं परमाणुओं की संख्या किसमें ज्यादा होगी। एग्जैक्टली ठोस में ज्यादा होगी, इसलिए इसका जो घनत्व है वो घनत्व सबसे ज्यादा होगा। देखिए हमारा जो एजुकेशन सिस्टम बनाया हुआ है वो थ्योरेटिकल बना हुआ है, और ये टीचरों का भी प्रयास नहीं रहता कि हम उनको एक उस रूप में चीजों को बताएं कि जिस रूप में वो एक्चुअली में बाहर में पाया जा रहा है, यानी इन्वायरमेंट में वो मिल रहा है। जैसे आयतन, अगर हम सबको पता है आयतन क्या होता है, लेकिन आयतन एक्चुअली में हम कहते किसको हैं, ये हम लोग डिफाइन नहीं कर पाते। उसी प्रकार से जैसे घनत्व है, तो घनत्व की परिभाषा सबको पता है, लेकिन घनत्व का फॉर्मूला भी सबको पता होगा, लेकिन ये नहीं पता कि एक्चुअली में घनत्व हम कहते किसको है क्या चीज। तो घनत्व होता है कि किसी इकाई क्षेत्रफल में कितने अणु परमाणु आयन उपस्थित हैं। ये सभी बातों पे लागू होता है, वो जनसंख्या घनत्व हो या अणु का घनत्व हो या हमारा घनत्व हो। ठीक है, घनत्व का मतलब ही होता है क्षेत्रफल के हिसाब से कितनी संख्या होगी। उसके बाद है ठोस के द्रव्यमान उच्च होते हैं। स्वाभाविक सी बात है, ठोस है, इसको गर्म करने के लिए हमें ज्यादा तापमान पिघलाने के लिए ज्यादा तापमान लगेगा, तो गलनांक और द्रव्यमान क्या होगा, अधिक ही होगा। इनमें प्रत्यास्था इलास्टिसिटी और सुगठिता के साथ तन्य होते हैं। जैसे प्लास्टिक का एग्जाम्पल ले, आप वो कठोर भी है और उसको हम हल्का गर्म करके खींच भी सकते हैं, या हम उसको ऐसे भी समान रूप में खींच सकते हैं। ठीक है, इनमें विद्युतीय एवं प्रस्थित गुणों में विषमदैशिकता होती है। अब ये विषमदैशिकता क्या होती है हम लोग थोड़ा देर बाद बात करेंगे। एक ये ठोस का बहुत दो महत्वपूर्ण गुण होता है, एक है समदैशिकता आइसोट्रॉपिक, और एक है विषमदैशिकता एनेंसियोट्रॉपिक। ठीक है, क्या है इस पे बात करेंगे। चलिए अगला पॉइंट है हम लोगों का, ठोस कठोर क्यों होते हैं। ठीक है, आप ये सब पॉइंट आउट भी कर सकते हैं, या मैंने फ्रंट में भी यहाँ पे भी लिखा हुआ है पहले से भी इंट्रोडक्शन में ही क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है चलिए अगला है, ठोस कठोर क्यों होते हैं। क्यों होते हैं ठोस कठोर। ठोस इसलिए कठोर होते हैं क्योंकि ठोस के जो अणु हैं वो आपस में मिलकर एक परफेक्ट जालक का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये सामान्य रूप में है, जब हम लोग ठोस के प्रकार को पढ़ेंगे तो थोड़ा ये वाला भी जो कंफ्यूजन है बढ़ेगा, क्योंकि मैं अभी बोल रहा हूं कि क्रिस्टलीय ठोस जो है, मैं क्रिस्टलीय ठोस की बात कर रहा हूं। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस दो प्रकार के ठोस होते हैं। एक सामान्य ठोस की बात करें कि ठोस कठोर क्यों होते हैं। ठोस इसलिए कठोर होते हैं क्योंकि इनके अणुओं के मध्य दूरी कम होती है, आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, और ये जालक बनाने की क्षमता रखते हैं। अब अगर कोई चीज जाल में जुड़ी हुई है तो ये भी इसको खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, फिर इसी प्रकार से ये दूसरे अणु में भी यही तनाव उत्पन्न होता है। तो जिस प्रकार से क्या होता है, एक परफेक्ट क्रिस्टल जालक एक दूसरे से प्रबलता से जुड़ जाते हैं, और यह कैसे हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, जिस कारण ठोस में दृढ़ता आती है और यह कठोर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम हम लोग बेसिक पॉइंट को करते हुए पढ़ेंगे। अवयवी कण या घटक कण क्या होता है। ठीक, अवयवी कण या घटक कण किसको बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, अब घटक मतलब अवयव मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज जिस चीज से बना होता है वो उसका अवयव होता है। जैसे मैं बताता हूं, जैसे शरबत है, शरबत चीनी और पानी से मिलकर बना है। ठीक है, मान ली चीनी पानी से मिलकर एक चीनी पानी शरबत बना, तो शरबत किन दो चीजों से बना, चीनी और पानी से। तो चीनी और पानी जो हो गया
वो आपके उस शरबत के अवयव हो गए। इसी प्रकार से जो प्रत्येक ठोस जो संपूर्ण ठोस दिखता है, वो संपूर्ण ठोस किसी न किसी अणुओं से मिलकर बना हुआ है और वो जिस तत्व या परमाणु या अणु या आयन से मिलकर बने होते हैं, उसी को उस ठोस का अवयव कहते हैं। ठीक है? वैसे कण जिससे कोई भी ठोस पदार्थ मिलकर बना होता है, जैसे अणु, परमाणु और आयन से अगर मिलकर बना है, तो वैसे अवयवी कण वैसे हम उसे अवयवी कण या घटक कण कहते हैं। जैसे NaCl, NaCl दो चीजों से मिलकर बना है, ठीक है? किससे किससे मिलकर बना? Na प्लस और Cl माइनस। तो ये Na प्लस और Cl माइनस जो है, ये मेरे क्या हो गए? घटक हो गए। ठीक है? ये क्या हो गए मेरे? घटक हो गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोगों का मेन पॉइंट समदैशिकता और विषमदैशिकता क्या होता है, आइसोट्रोपिक और एनिसोट्रोपिक। ये चीज आपको आगे काम देगा। अभी ये क्रिस्टलीय ठोस के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं सब कुछ, ठीक है। समदैशिकता बोलते हैं इसको इंग्लिश में आइसोट्रोपिक, समदैशिकता, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है आइसोट्रोपिक, ठीक है। आइसो मतलब होता है समान, और एक जो जियोग्राफिकल वर्ड है, ठीक है, ट्रॉपिक, ठीक है। इस ट्रॉपिक का मतलब होता है दिशा। हिंदी में भी आप समझ सकते हैं, सम मतलब होता है बराबर और दैशिकता मतलब होता है दिशाओं में, ठीक है। मतलब क्या हुआ, वैसा भौतिक गुण किसी ठोस के अंदर, जैसे अपवर्तनांक, कोई विद्युतीय गुण या ऊष्मीय गुण, जो उस ठोस के अंदर सभी दिशाओं में समान होता है, उसे हम लोग बोलते हैं समदैशिकता, ठीक है। तो जितने भी आपके अक्रिस्टलीय ठोस हो गए, जैसे रबर, आपका कांच या प्लास्टिक, उसमें समदैशिकता का गुण पाया जाता है। सभी दिशाओं में उसमें गुण क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। और इस पर, ठीक है, चलिए, और विषमदैशिकता किसको बोलते हैं, वैसा गुण जो किसी ठोस पदार्थों में सभी दिशाओं में समान नहीं होते हैं। नाम से ही पता चलता है विषमदैशिकता, ठीक है। विषमदैशिकता यानी कि एनांसियोट्रॉपिक, ठीक है। अब यहाँ आइसो मतलब समान, एन मतलब एन लगा करके हम किसी चीज को ऋणात्मक बनाते हैं। ये आपके जो इंग्लिश वाले सर हैं, SES केम झा सर, वो आपको अच्छे से बताएंगे, ठीक है। इसका वर्ड का पावर क्या है। और जो ट्रॉपिक यानी कि दिशा, यानी कि क्या है कि हम सभी दिशाओं में जो है वो समान रूप से, बराबर रूप में नहीं होते हैं, ठीक है। तो वैसे गुण को हम लोग बोलते हैं, वैसे पदार्थ का जो गुण कहलाता है वो है विषमदैशिकता, ठीक है। चलिए, ठीक, सभी दिशाओं में क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। यहाँ डायग्राम में भी आप, मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ, डायग्राम में भी देख सकते हैं। मान लीजिए अणु, परमाणु, आयन है। अब ये क्रिस्टलीय ठोस में पाया जाता है, यानी कि आपको डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, आपका SiC है, आपका AlN है, ठीक है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, और भी बहुत प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ZnS है। तो इन सभी ठोस के अंदर जो है, बर्फ का टुकड़ा भी ठोस का उदाहरण है, क्रिस्टल, परफेक्ट क्रिस्टल है। अब इसके अंदर अगर हम अणुओं, परमाणुओं में, दिशाओं में देखेंगे, ये सभी दिशाओं में जो गुण है, जैसे ऊष्मीय गुण, विद्युतीय गुण, ये सब अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं एनेंसियोट्रॉपिक विषमदैशिकता, ठीक है। चलिए, यहाँ लिखा हुआ भी है पॉइंट कि विषमदैशिकता का गुण क्रिस्टलीय ठोस में पाया जाता है, ठीक है। ये जो नोट्स है, ये मेरी ऑफलाइन क्लास का नोट्स है, जो आपको रणभूमि चौक पूर्णिया में चलता है, सोम्या कॉम्प्लेक्स के अंदर। और ये मेरा जो नोट्स होता है, ये बहुत ही परफेक्ट नोट्स होता है, और जिसमें एक बेसिक से लेकर के आपको एक भी पॉइंट ऐसा स्किप नहीं किया होता, और अगर वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो उसको स्टार लगा के हम लोग हेडलाइन बना लेते हैं। तो ये मेरे नोट्स का खास बात है कि एक मैं परफेक्ट एजुकेशन देता हूँ, परफेक्ट चीज पढ़ाता हूँ उसके अंदर, जिससे बच्चों को कोई भी क्वेश्चन मेरे नोट्स के अंदर से मिल जाए। कोशिश करता हूं ऑब्जेक्टिव तक मेरे अंदर से मिल जाए, और ऐसा होता भी है। जो भी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे नोट्स की खास बात है, मेरा नोट्स कहीं से ना कॉपीराइट भी नहीं होता, और मैं आज जो पढ़ाता हूँ वो अगले दिन बदल जाता है। मतलब से ऐसा नहीं है कि सब बैच में एक जैसा रहता है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। इस साल जो मैंने पढ़ा है वो अगले साल नोट्स में डिफर है। तो एक सबसे बड़ी बात है कि मैं एक भी टॉपिक स्किप नहीं करता हूँ,
और सारा नोट से पढ़ाता हूँ, जितना कंटेंट चाहिए। सबसे बड़ा बात है, कोई भी आपको टीचर पढ़ा सकता है, सभी पढ़ा रहे हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ क्या है कि आज के दिमाग में मानसिकता है कि पढ़ा कोई भी सकता है। चलिए मैं ये भी मान लेता हूँ कि पढ़ा कोई भी सकता हूँ, लेकिन पढ़ाने के साथ ज्ञान हर कोई सही रूप में नहीं दे सकता। ठीक है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन यही सत्य है, और सत्य कठोर होता है, कड़ू होता है। क्योंकि आपके नोट्स का जो कंटेंट है वही आपको बेस्ट बनाता है। कंटेंट यानी कि जो मेरे अंदर का नॉलेज है वो मैं यहाँ उतार के दे देता हूँ, और कंटेंट मेरे नोट्स का और मेरी पढ़ाई का इतना अच्छा है, इसीलिए मेरे को रिजल्ट किंग माना जाता है, क्योंकि नोट्स के बाहर मेरा बच्चा नहीं पढ़ता। ठीक है, चलिए, थोड़ी बहुत तारीफ मैं अपनी भी कर लेता हूँ कभी कभी। देखो, अपनी तारीफ तो करनी चाहिए, क्योंकि हर कोई अपनी चीजों को अच्छा बताता है, पता नहीं लोग खुद को क्यों गलत बताते हैं। ठीक है, पदार्थ, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब क्रिस्टलीय ठोस का इंट्रोडक्शन हो गया, उसके अंदर की छोटी छोटी चीजों को हमने बेसिक्स को समझ लिया। अब आते हैं धीरे धीरे अब चैप्टर के अंदर। अब पदार्थ की 3 अवस्थाओं में बांटा जाता है। पदार्थ को कल भी हमने डिस्कस किया था, पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया, रासायनिक गुणों के आधार पे, भौतिक गुणों के आधार पे। जो भौतिक गुण है वो हमारी अवस्था को बताता है, और रासायनिक गुण है वो क्या बताता है, पदार्थ की शुद्धता को बताता है। ठीक है, तो वो शुद्धता वाला हिस्सा भी हम हटा देते हैं, अवस्था पे आते हैं। अवस्था 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, हम लोगों को ठोस का अध्ययन करना है, हम लोग ठोस का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं। अब ये नहीं पूछेगा कि सर ठोस क्या होता है, सॉलिड क्या होता है, इसका डेफिनेशन हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अब ठोस के 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्रिस्टलीय सॉलिड, और इसको बोलते हैं नॉन क्रिस्टलीय सॉलिड, और भी क्या नाम से जाना जाता है हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, अब जो क्रिस्टलीय ठोस है उसको भी 5 भागों में मुख्यतः बांटा गया है। मुख्यतः 4 होते हैं, एक मेरे तरफ से। आयनिक ठोस, आणविक ठोस, धात्विक ठोस, ससंयोजित ठोस, एक परमाणविक ठोस। जो फिर आपके यानी कि आयनिक सॉलिड, मोलिकुलर सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड और एटॉमिक सॉलिड। ठीक है, अब जो आणविक सॉलिड है यानी कि मोलिकुलर सॉलिड को 2 भागों में फिर से बांटा गया। एक होता है पोलर मोलिकुलर सॉलिड, ध्रुवीय आणविक ठोस, और एक होता है अध्रुवीय आणविक ठोस यानी कि नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। हम लोग इसमें एक एक कंसेप्ट को पढ़ेंगे कि ध्रुवीय क्या है और अध्रुवीय क्या है। ठीक है, फिर से मैं क्लासिफिकेशन एक बार बता दे रहा हूं, ये डीप क्लासिफिकेशन है। पदार्थ को अवस्था के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं, गैस, ठोस और द्रव। ठीक है, अब जो ठोस है वो 2 प्रकार का हो गया, एक हो गया क्रिस्टलीय ठोस, एक हो गया अक्रिस्टलीय ठोस। जो क्रिस्टलीय ठोस है वो 5 प्रकार का होता है, आयनिक ठोस, आणविक ठोस, धात्विक ठोस, ससंयोजित ठोस, परमाणविक ठोस। इंग्लिश में ही बोल देता हूं, आयनिक सॉलिड, मोलिकुलर सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड और एटॉमिक सॉलिड। याद हो गया। अब जो आणविक सॉलिड है यानी मोलिकुलर सॉलिड है उसको 2 भागों में बांटा गया, ध्रुवीय आणविक ठोस और अध्रुवीय आणविक ठोस। जो ध्रुवीय आणविक ठोस है उसको बोलते हैं इंग्लिश में पोलर मोलिकुलर सॉलिड, और जो अध्रुवीय आणविक ठोस है उसको बोलते हैं नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। ठीक है, अब मैं एक बात बता देता हूँ, मैंने 2-2.5 साल कोटा में पढ़ाया भी है, तो इस कारण से जो जेई नीट लेवल वाला कंसेप्ट है इंग्लिश मीडियम में वो भी तगड़ा है। और मैं कह सकता हूँ कि मैं एकमात्र ऐसा बाइलिंगुअल टीचर हूँ शायद पूर्णिया में, जिसको जितना अच्छा इंग्लिश आता है उतना अच्छा हिंदी भी आता है। खैर मेरे को हिंदी मीडियम में आने में बहुत मेहनत करना पड़ा, और जो सबसे अच्छी बात है कि जो इंग्लिश मीडियम में कोटा के बच्चों को मिल रहा था मटेरियल या नॉलेज या जो भी मैं डिलीवर कर रहा था, मैंने उसी चीज को सेम रूप में अपने क्लासरूम में मेंटेन किया हुआ है। शायद इसलिए बच्चों ने मुझे इतने कम समय में, 18 में शुरू होने के बावजूद भी बच्चों ने इस 4-5 साल में मेरे को इतना पसंद किया कि आज बहुत अच्छी संख्याओं में मैं आपके साथ जुड़ा रहता हूँ। ठीक है, बस इसी तरह हम लोग साथ बने रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा पर आते हैं। अब हम लोग क्रिस्टलीय ठोस यानी क्रिस्टल सॉलिड किसको बोलते हैं। ठीक, वैसे ठोस पदार्थ जिनके अणु नियमित और निश्चित व्यवस्था में दीर्घ परास रूप में सजाकर एक त्रिविमीय जालक का निर्माण करते हैं, वैसे ठोस पदार्थ को क्रिस्टल सॉलिड कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में मैं बोल देता हूँ। ठीक है, वैसे ठोस पदार्थ जिनके अणु नियमित यानी कि रेगुलर और डिफिनिट मैनर में एक लॉन्ग फॉर्म ऑर्डर में क्या होते हैं, कॉन्फ़िगर होते हैं, सजे होते हैं, और वो क्या बनाते हैं, त्रिविमीय यानी कि 3D यानी कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं लैटिस का, और ऐसे ही हम लोग मैटर को बोलते हैं क्रिस्टल सॉलिड। ठीक है, इसका एग्जांपल है आपको डायमंड यानी हीरा, ग्रेफाइट नमक का टुकड़ा, ठीक है, एल्युमिनियम, आयरन, SiO2
सिलिका। लेकिन SiO2 में एक बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है, आप ध्यान में रखिएगा, जेई नीट में फंसा लेता है या नीट में, ठीक है। SiO2 अगर गलित अवस्था में है तब तो ये अक्रिस्टलीय है, याद रखिएगा बाबू, इसी के पैसे लगते हैं। और अगर यही SiO2 अगर आपका ठोस अवस्था में है तो ये आपका क्रिस्टलीय होगा। इस पॉइंट को नोट डाउन करके रखिएगा, नोट्स में आपको अवेलेबल करवा दूंगा, आप वेट कीजिए, तब तक एक नोट्स आप रफ नोट्स बना सकते हैं इसके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ एक हम लोगों के पास शब्द आता है क्रिस्टलीय जालक। क्या शब्द आया मेरे पास? क्रिस्टलीय जालक, ठीक। इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल सॉलिड, सॉलिड क्रिस्टल लैटिस। जालक का मतलब ही होता है जाल रूपी संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं? लैटिस, ठीक है। जाल रूपी संरचना को क्या कहा जाता है? लैटिस कहते हैं। अब क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, इसको चलिए पहले डिफाइन करते हैं। जो क्रिस्टल ठोस के अणु, परमाणु या आयन त्रिविमीय व्यवस्था में जाल रूपी संरचना का निर्माण करते हैं, जिससे क्रिस्टलीय लैटिस कहते हैं या क्रिस्टलीय जालक, सेम परिभाषा है। अब ये क्या चीज है इसको समझते हैं। एक तो क्रिस्टलीय लैटिस हमेशा 3D होता है। आप एक बात याद रखिएगा, सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है वो आपका एक 3D चैप्टर है, मतलब इसमें हम लोग हर चीजों को 3D के रूप में पढ़ते हैं। यानी कि इसमें जो आपका अणु, परमाणु या आयन है जो भी जुड़े हुए हैं वो आपका एक 3D स्ट्रक्चर में जुड़े रहते हैं, ठीक है। वो किससे जुड़े रहते हैं? 3D स्ट्रक्चर में, और ये बनाते हैं जाल रूपी संरचना। ये हो गया आपके जो भी कण है जिससे वो सॉलिड बना है, ठीक है। और ये जो पॉइंट होता है जिस पर कोई भी आयन, जैसे प्लस है, माइनस है, आप इस प्लस माइनस के जगह पे Na प्लस Cl माइनस या मान लीजिए Na प्लस, इसी तरह से मान लीजिए आपने अरेंजमेंट किया हुआ है, एक छोटा सा टुकड़ा है, ठीक है। अब परिभाषा क्या है, मैं दोनों चीजों को मिला के समझा रहा हूं कि एक रेगुलर मैनर में होना चाहिए, नियमित होना चाहिए, एक अणु जहां है उसी के नीचे दूसरा, और क्या है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। मतलब क्या होता है, ये लंबी श्रृंखला बनाते हैं, ऐसा नहीं कि यहीं पे खत्म हो गया, ये बहुत लंबी श्रृंखला बनाते हैं, ठीक है। अब जो भी आयन से ये बना है मिलकर, ये जिस जगह पे होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग लैटिस पॉइंट। क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट। हिंदी में कहते हैं इसको जालक बिंदु, ठीक है। वो उसी पॉइंट पे बने होते हैं, ठीक। अब जिस भी पॉइंट पे मॉलिक्यूल्स, आयंस या एटम है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं लैटिस पॉइंट। इसी लैटिस से मिलकर एक पूरा का पूरा क्रिस्टल सॉलिड का निर्माण होता है। और वो जो क्रिस्टल सॉलिड है, या उल्टा कह सकते हैं, ये जो क्रिस्टल सॉलिड है ये इन्हीं लैटिसों से मिलकर बना होता है, मतलब पूरा एक जाल रूपी। आप अगर दीवार को बनते देखे होंगे तो एक एक पूरा देखते होंगे कि ईंट का पूरा एक संरचना होता है, तब जाके पूरी दीवार खड़ी होती है। इसी तरह से जो सॉलिड जो होते हैं कोई भी, उस सॉलिड के अंदर कभी अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सबसे देखते हैं तो अंदर में पूरा का पूरा क्या होता है, ये अणु, परमाणु, आयन की लैटिस संरचना बनी होती है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं लैटिस स्ट्रक्चर या क्रिस्टलीय जालक, ठीक है। हम लोग कल, अब इसके आगे ये एग्जांपल है आपका, जूम करके मैं बता रहा हूं, Na प्लस Cl माइनस बना हुआ है पूरा। अब हम लोग इसी के आगे हम लोग कल बात करते हैं, ठीक है। तो आज भर हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, मस्त तरीके से हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया। मजा आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स पे लिखे, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और 10 बजे रात में आप लोग रेडी रहिएगा, 10 बजे रात में एटम बम बैच के लिए, ठीक है, जहां पे हम लोग पढ़ रहे हैं 12th एटम बम में क्रैश कोर्स। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर रहे हैं, ना कि थ्योरी। और हम लोग 13 साल का क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों की संख्या में जुड़िए, इसको शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच। और अगर आपको कहीं दिक्कत हो रहा है कि ये कहाँ, किस प्लेटफॉर्म पे हो रहा है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से लिंक क्लिक कर लीजिएगा। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे रिजल्ट किंग के नाम से, सत्यम सर, तो आपको आ जाएगा, ठीक है। आप वहां पे जाके इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, सबा खैर, बाय।